हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ग्रेविटेशन। अब क्या है कि ग्रेविटेशन का ना बहुत सारा पोर्शन आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में या फिर मॉडर्न फिजिक्स में अभय सर के साथ ऑलरेडी पढ़ोगे, है ना। लेकिन मैं ना आप लोगों को ग्रेविटेशन के उस एस्पेक्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा जो सिर्फ ग्रेविटेशन में ही आप पढ़ते हो, है ना। जैसे एक सैटेलाइट जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है तो वहाँ पे हम कैसे डील करते हैं। फिर उसके बाद एक सैटेलाइट का क्या प्रोजेक्टेड एरिया होता है, सैटेलाइट घूम रहा है तो एक मोमेंट पे कितना एरिया में वो डेटा भेज सकता है। तो इस तरह के कुछ चीज़ें हैं जो सेपरेट हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेविटेशन में ही पढ़ने को मिलता है। तो वी विल लर्न दोज थिंग्स। तो अभी ना सबसे पहला चीज़ जो आप डायग्राम में देख रहे हो कि मान लो एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट एंड प्लैनेट जो टर्म है ना, ये चेंज होते रहता है। सपोज करो कि सन एंड अर्थ के केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सन विल बी प्लैनेट एंड अर्थ विल बी सैटेलाइट। सिमिलरली प्लैनेट एंड अर्थ एंड मून के केस में अर्थ विल बी अ प्लैनेट एंड मून विल बी अ सैटेलाइट, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये किसी भी केस में है। अर्थ एंड सन के केस में भी आप ले सकते हो, सन एंड मून के केस में भी ले सकते हो, सन या प्लैनेट अर्थ एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यहाँ पे भी इसकी बात हम कर सकते हैं ना बच्चों। बहुत खूबसूरत। तो अगर आप देखो कि अगर सपोज करो एक पार्टिकल जो है, एक सैटेलाइट जो है वो अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और उसका रेडियस कितना है? r। ये जो लेंथ है ये कितना है बच्चा? r। उसका रेडियस ऑफ प्लैनेट को rp मैंने बोला है, मास ऑफ प्लैनेट को mp मैंने बोला है, इसका सेंटर ये है, सेंटर से डिस्टेंस कितना लिए है? r लिए है। इस सैटेलाइट का जो मास है उसको मैंने ms से बोला है। तो अगर वो घूम रहा है तो एज यू नो इफ अ पार्टिकल विल रिवॉल्व इन अ सर्कल, what happens? It has an acceleration towards the center and that is equal to v square by r. So I have shown the acceleration. Now if I have shown the acceleration, let's talk about the forces, because ultimately I have to calculate what? I have to calculate net forces. So what is the net force here? So ultimately there will be only one force on the satellite, and the value of the force is how much? G, mass of planet, mass of satellite divided by r square, है ना। So if you will look at very carefully, g mass of planet, mass of satellite by r square equal to mass of satellite into v square by r. R and r will get cancelled out and ultimately v will be how much? Under root gmp by r. Under root gmp by r. Am I clear बच्चों? So इसका स्पीड कितना होगा बच्चा? Under root gmp by r. So now I have a question from you कि if v of satellite is under root gmp by r, then path will always be circular. Option A yes, option B no. सर्कुलर, ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से सोच के बता दो। तो अभी ना बताएं कि वेलोसिटी अंडर रूट जी एम पी बाई आर होता है, तो क्या अगर अंडर रूट जी एम पी बाई आर होगा तो क्या पाथ क्या सर्कुलर होगा हमेशा? क्या पाथ क्या सर्कुलर होगा हमेशा? सोच के बताओ। तो जहां तक मेरा मानना है, और मैं आप लोगों के थिंकिंग पैटर्न को जानता हूं, तो आप लोग जरूर ए के साथ ही जाओगे, जाना भी चाहिए। मेरी चाहत भी है कि आप जाओ, आप ए के साथ ही जाओ, क्योंकि जब तक तुम ये जानोगे नहीं कि तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है तो करेक्ट कैसे होगा? तो तुम गए ए के साथ, लेकिन ए विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। बी जरूरी नहीं है कि फॉल्स हो। अगर मान लो मैं किसी को, मान लो ये प्लैनेट है और मैंने ना यहाँ से ऐसे फेंक दिया, तो क्या पाथ सर्कुलर हो जाएगा? क्या पाथ सर्कुलर नहीं ना होगा बच्चा? पाथ विल नॉट बी सर्कुलर।
इस केस में पाथ सर्कुलर नहीं होगा, पाथ तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बिल्कुल टुवर्ड द सेंटर अगर मैंने ड्रॉप कर दिया है तो, है ना। तो बच्चा ये याद रखता है कि इस केस में पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, लेकिन वो एक चीज भूल जाता है कि प्रोजेक्शन जो होगा वो ना हमेशा आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आर के क्या होना चाहिए बच्चा? परपेंडिकुलर। जैसे कि इस केस में तुम ध्यान से देखो, इस केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये तुम्हारा आर है, इस केस में ये आर है और ऐसे भी है। अगर तुम्हारा ये प्लैनेट है और ऐसे अगर वी हो जाएगा तो इस केस में इवन अगर वी जो है √g मास ऑफ प्लैनेट बाय आर के बराबर होगा, बट द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, बट द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। Did you get my question? Did you get my point? हाँ, तो जैसे कि हम ना बोलते हैं तो बच्चों को भी आदत हो जाती है, हम सबकी भी आदत है, हम लोग रोटे रहते हैं √GMP/R एंड ऑल ब्ला 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 व्हाटएवर इट इज, ओके फाइन। लेकिन इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंडीशन भी डालना उतना ही जरूरी है जितना इस वैल्यू को याद रखना। अगर याद नहीं रखे हो तो तुम पाप कर रहे हो, पाप, है ना। चलो बढ़िया। और अगर तुम ध्यान से देखोगे, ना बच्चा, तो लाइक आप ना अगर सपोज करो किसी आर पे हो, ठीक है, अगर तुम आर पे हो तो अगर मान लो तुम इस आर से ना किसी को फेंको, जैसे एक होता है, क्या होता है बच्चा, स्केप वेलोसिटी की बात करते हैं, स्केप वेलोसिटी। escape velocity, escape velocity, है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो escape velocity होता है कि अगर मान लो मैं द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, अगर मान लो किसी प्लैनेट में कोई मास है, कोई पार्टिकल है, उसका एस्केप वेलोसिटी अगर ध्यान से देखोगे तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, सो दैट मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड सो दैट पार्टिकल goes out, particle goes out of the, particle reaches to infinity directly, बोलो, particle reaches to infinity, है ना, या out of the gravitational field of the planet. Particle reaches to infinity, minimum requires so that particle reaches to infinity और या समझ गए ना, आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट, है ना। तो मिनिमम कहने का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी पे जाके v एट इन्फिनिटी कितना हो जाना चाहिए, 0। तो चलो मैंने मान लो r के केस में मैं निकाल रहा हूँ, इसका ये डिस्टेंस मान लो यहाँ से मैं फेंक रहा हूँ, ये मास ऑफ प्लैनेट है, यहाँ पे मान लो एक m है ना। इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाथ, चूंकि वो जो मोशन है वो एक कैसा मोशन है, अगर ध्यान से देखोगे तो फोर्स तो वेरिएबल है ना भाई, फोर्स जो है वो तो वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन विल नॉट बी कांस्टेंट, तो फिर तो चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट है। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिले तो एक बार आपके दिमाग में किसका ख्याल आना चाहिए, महबूबा का नहीं, गधे कहीं का, महबूबा का नहीं आना चाहिए, किसका आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, तुम्हारी महबूबा वर्क एनर्जी थ्योरम है, तब बढ़िया बात है, तब ऐसे फिजिक्स के 2-4 फॉर्मूले को और महबूबा बना लो ताकि जिंदगी में तुम गलती कभी मत करो, है ना। तो ध्यान से देखो,
बहुत बढ़िया, हम चल पड़े, हम निकल पड़े किधर की ओर, हम निकल पड़े किधर की ओर, एस्केप वेलोसिटी के खोज में। एस्केप वेलोसिटी एक पार्टिकल का निकालना है जब वो कहाँ पे है, आर पे है। कहाँ पे बच्चा, आर इज दिस डिस्टेंस, है ना। एंड इफ यू विल टेक दिस इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट। हम चल पड़े किसकी खोज में, एस्केप वेलोसिटी की खोज में। आओ, जब हम चले तो क्या हुआ बच्चा कि हम इन्फिनिटी पे पहुंच गए, इन्फिनिटी बहुत दूर है, तो क्या हो गया, वहां से वहां तक देखोगे तो इसमें सिर्फ किसका काम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किसका काम, सिर्फ इसमें क्या लगा, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन इक्वल टू डेल्टा के फाइनल क्या हो गया, 0, इनिशियल क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर, है ना। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन को लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा यू, यानी लिख सकते हो u इनिशियल माइनस u इन्फिनिटी। देखो मैं एक स्टेप खा गया हूँ, क्या तुम लोग भी कुछ गड़बड़ किए क्या, चलो u इन्फिनिटी माइनस u इनिशियल लिख देते हैं, माइनस हाफ ऑफ mv स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, u इन्फिनिटी क्या हो गया बच्चा, माइनस ऑफ g मास ऑफ प्लैनेट बाय m इंटू इन्फिनिटी, माइनस ऑफ g इंटू मास ऑफ प्लैनेट बाय m बाई r इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये तो 0 हो गया, यहाँ से m कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, √2g mp बाई r, √2g mp बाई r, है ना बच्चों, √2g mp बाई r। बहुत बढ़िया। अब अगर चीज़ों को ध्यान से देखोगे, है ना, अब अगर चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो इस स्पीड पे v जो है √g mp बाई r पे क्या कर सकता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में सैटेलाइट विल सर्कुलर पाथ। सैटेलाइट है ना, तो √GMP बाई r जो है, मतलब जो रिवॉल्व करेगा उसको हम सैटेलाइट बोल रहे हैं, है ना। सर्कुलर पाथ इफ v इज परपेंडिकुलर टू r, ये भी होना चाहिए, अगर v परपेंडिकुलर टू r नहीं होगा तो सर्कुलर पाथ नहीं होगा। अगर v इक्वल टू √2g mp बाई r हो जाए तो एस्केप क्या करेगा बच्चा, एस्केप करेगा, है ना। मतलब इस केस में अगर आप ना देखो, इस केस को जब लगाए थे तो तुम्हारे लिए ना डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा था, यानी तुम चाहे जैसे भी फेंक दो, पार्टिकल क्या करेगा, एस्केप कर ही जाएगा। इस वैल्यू से अगर तुमने फेंक दिया तो पार्टिकल विल डेफिनेटली गो आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट, पार्टिकल विल डेफिनेटली गो आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट, है ना बच्चा। हाँ, इस केस में भी अगर चीजों को थोड़ा और डिटेल से पढ़ें, है ना, इसको थोड़ा सा, क्योंकि देखो इस केस में क्या है ना, जब आप इस इक्वेशन को लगा रहे थे तो ध्यान से देखो, कहीं पे भी वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या डायरेक्शन की बात आती है क्या, बिल्कुल नहीं। तो नो मैटर व्हाट इज द डायरेक्शन, इट विल ऑलवेज बी गोइंग आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ, एक केस नहीं, अब ये मत करना कि डायरेक्टली नीचे की तरफ फेंक देना, मतलब अगर डायरेक्टली नीचे की तरफ फेंकोगे तो समझ रहे हो ना क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड वो प्लैनेट में ही जाकर टकरा गया तो बाहर कहां से जाएगा भाई। मतलब आप फेंके हो जिससे कि कोलिजन प्लैनेट में नहीं होना चाहिए, प्लैनेट में कोलिजन नहीं होना चाहिए, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि आप ना ये जो वैल्यूज रट रहे हो, इसमें ना आप थोड़ा सा डायरेक्शन पे भी सोचो। जैसे इस केस में मैंने कंस्ट्रेंट डाला कि अगर आप मान लो कि आप अगर v तुम्हारा परपेंडिकुलर टू r नहीं है तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में नहीं जाएगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में अगर है तो
तो v इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू r। सो इफ इनिशियल ही, अगर इनिशियल वेलोसिटी ही परपेंडिकुलर टू r नहीं होगा तो फिर बाकी बात तो करेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन में नहीं जाएगा। सर्कुलर मोशन में जाएगा उस स्पीड पे तभी जब v इज परपेंडिकुलर टू r, है ना। वैसे जब भी बोलता है तो वो वही मीन करता है। जब भी हम बोलते हैं तो वी ऑलवेज मीन दैट कि v इज इक्वल टू अंडर रूट GMP/r में वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। बट स्टिल मैंने आपको वार्न किया कि इफ अगर एग्जामिनर ना आपके साथ खेलना चाहे तो प्लीज़ आप उनके प्यादे मत बन जाइएगा। आप ना अपना कंट्रोल अपने पास रखिएगा कि आपका जो चीज़ है वो मुझे पूरी तरह से पता है कि वो कब कहाँ कैसे लगाना है। Am I right? है ना। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कुछ मतलब अजूबा बातें कर रहा हूँ, मैं बहुत कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपके पास भी हो जाएगा। खैर, इस वाले केस की बात करते हैं। इस वाले केस में अगर तुम सपोज करो, अगर मान लो यहाँ से तुम ऐसे फेंक दोगे, ऐसे अगर अंडर रूट, अगर इस वाले केस में अगर ऐसे फेंकोगे तो वो बिल्कुल ऐसे चला जाएगा, है ना। अगर ऐसे फेंकोगे तो वो बिल्कुल चला जाएगा, चला ही जाएगा, है ना, चला जाएगा, है ना। ऐसे फेंकोगे तो भी वो चला जाएगा। मतलब इस केस में है कि आप अगर प्लैनेट से नहीं टकराया है इसका मतलब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से जरूर बाहर चला जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, अगर मान लो इस केस में ऐसे फेंक दोगे तब तो भाई ये टकरा जाएगा, है ना। तो लेकिन अंडर रूट 2 GMP/r से जब आप फेंक रहे हो तो टकराने के लिए तो नहीं ही फेंक रहे हो ना बच्चा, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो उस केस में वेलोसिटी एस्केप कर जाएगा। अब क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो v अगर मेरा अंडर रूट GMP/r से अंडर रूट 2 GMP/r हो जाए तो इस केस में पार्टिकल का पाथ क्या हो सकता है? इलिप्टिकल। द पाथ ऑफ द पार्टिकल इलिप्टिकल बनाया जा सकता है। अब ये नहीं कि बिल्कुल 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 टुवर्ड द सेंटर ही फेंक दोगे, टुवर्ड द सेंटर फेंक दोगे तो पाथ क्या होगा? सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। तो इलिप्टिकल बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। क्योंकि इस केस में देखो क्यों हुआ, क्योंकि यार इस केस में तो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इतना चाहिए बाहर जाने के लिए। लेकिन इस केस में ना ही उसके पास, ना ही वो ऐसा पावरफुल है कि वो बाहर चला जाए और ना ही उसको उतना प्रॉपरली हम ओरिएंट करके फेंके कि वो एक सर्कुलर पाथ पे घूमे। तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है बच्चा? इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। कैसा पाथ फॉलो करता है बच्चा? इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है ना। तो ये सब सारी बात है। इनफैक्ट अगर ना v जो होता है 0 से लेकर के अंडर रूट GMP/r पे भी ना इलिप्टिकल पाथ आता है। इस वाले केस में प्लैनेट से भी क्रॉस कर सकता है। मतलब इस वाले केस में वो प्लैनेट से भी क्रॉस कर सकता है ना। मतलब इस वाले केस में अगर इस वाले केस की बात करोगे तो ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने यहां से फेंका है तो वो ऐसे आके वो एक इलिप्टिकल पाथ का पूरा इलिप्टिकल पाथ तो नहीं बनेगा, लेकिन वो बनता है ना। तो वो टकरा भी सकता है ना। तो इलिप्टिकल पाथ के पॉसिबिलिटीज इस रेंज में भी है, इस रेंज में भी है ना। देखो तो क्या मैंने 0 से लेके अगर सपोज करो, ध्यान से देखो तो अगर v का वैल्यू अंडर रूट 2 अगर अंडर रूट 2 GMP/r हो जाए तो ये विल रीच टू इंफिनिटी, बट v एट इंफिनिटी वोंट बी 0। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भी चला जाएगा, उसके बावजूद भी उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो मैंने जो आपको लिखा है ना, मैंने जो आपको लिखा है कि देखो इस केस में मतलब अगर अंडर रूट 2 GMP/r या r से ज्यादा हो गया तो उस केस में वो पक्का बाहर चला जाएगा, बशर्ते कि तुम प्लैनेट की तरफ ही नहीं फेंको,
बढ़िया बात है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप तो √2gmp/r से अगर मैं r पे हूं तो वहां पे v का वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो √2gmp/r से ज्यादा हो गया या बराबर हो गया तो पार्टिकल बाहर चला जाएगा और कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए √gmp/r ये एक ऐसा वेलोसिटी है, सिर्फ एक वेलोसिटी, अगर मैं r को फिक्स कर दूं तो सिर्फ एक ऐसा वेलोसिटी मिलेगा जिस वेलोसिटी पे वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा, बशर्ते कि जब हम उसको थ्रो कर रहे हैं तो मेरा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी r के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r। क्लियर बच्चा? उसके बाद के जो केसेस बनते हैं 0 से लेके √gmp/r या फिर √gmp/r से लेके √2gmp/r, इस केस में एलिप्टिकल पाथ होता है। इस केस में किसके पाथ होते हैं बच्चा? एलिप्टिकल पाथ। अब एक केस मान लो कि बिल्कुल टुवर्ड द सेंटर फेंक दो या अवे फ्रॉम द सेंटर फेंक दो, उस केस में पाथ कैसे बनते हैं? स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर r पे हो, टुवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर फेंकोगे तो पाथ कैसे बनेंगे बच्चा? पाथ जो बनेंगे वो बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन, है ना। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल अवे फ्रॉम द सेंटर फेंकूं और टुवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर और टुवर्ड द सेंटर, इस केस में जो फोर्स लगेगा वो तो वेलोसिटी के अलोंग लगेगा या वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। वेलोसिटी के अलोंग और वेलोसिटी के अपोजिट अगर फोर्स लगे तो पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है बच्चा? स्ट्रेट लाइन होता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? बहुत बढ़िया, अच्छा जी। खैर लोग इसको इतना डिटेल में कभी कोई चर्चा करता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है ना, मैंने आपको बताया है। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। किसी केस को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क मी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं, सपोज करो कि मान लो कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस ना जो हम लोग को जानना चाहिए, है ना। जैसे कि हम लोग ना मेनली जो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर एक पार्टिकल एलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है तो हम कैसे सोचेंगे। तो मान लो एक प्लैनेट है ना, इस प्लैनेट का जो ये है, ये मास ऑफ प्लैनेट है, यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ प्लैनेट है। सपोज करो, पहले तो एलिप्स की बात थोड़ी कर लेते हैं। जैसे कभी भी एलिप्स की बात जब हम करते हैं बच्चा ना, तो एलिप्स में क्या होता है कि एलिप्स का इक्वेशन ऐसा होता है, x² / a² + y² / b² = 1। ये अगर मान लो 0,0 है तो ये हो जाएगा a,0 - a,0 0,0, b, 0, -b, है ना बच्चा। बहुत बढ़िया। अब अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसमें ना एक इसका 2 फोकी होता है बच्चा, 2 फोकस बोलते हैं। फोकी जो होता है, इसकी जो फोकी जो होता है वो a, 0 पे होता है और ये -a,0 पे होता है ना। और अगर तुम ध्यान से देखो तो b = लिख सकते हो a√e² अगर तुम इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चा? b = a√1 - e², है ना। b = a√1 - e², है ना। इसके लिए e का वैल्यू जो होता है वो <1 होता है। e का वैल्यू जो होता है एलिप्स के लिए वो ऑलवेज <1 होता है। 0 से e का वैल्यू 1 के बराबर होता है ना बच्चों। तो b = a√1 - e²। तो ये सब सारी बातें हैं, है ना। हाँ,
ये एक मैथमेटिकल चीज़ें हैं, जस्ट चूँकि इलिप्टिकल पाथ के बारे में हम बात करेंगे तो पता होना चाहिए कि दो फोकी होता है, दो फोकी मतलब दो फोकस, दोनों का डिस्टेंस यहाँ से AE,0 और यहाँ से -AE,0। ये वाला 0,B होता है, ये -B मतलब ये वाला B होता है, ये वाला A होता है। इसका इक्वेशन ऐसा होता है ना, B इक्वल टू क्या होता है, A√1 - A²। तो जब मान लो, मिटा देता हूँ, तो अब होता क्या है, अगर इलिप्टिकल पाथ होगा, सबसे पहला चीज समझने की जरूरत है, if satellite is having elliptical path, if satellite is having elliptical path, then planet is at one of the foci, is at one of the, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फोकस पे होगा, किसी एक पर्टिकुलर फोकस पे होगा, है ना बच्चों, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना, है ना। जैसे कि इस बात को ऐसे ध्यान रखना है जैसे कि अगर हम जिंदा हैं तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, है ना। मतलब अगर हम ये बात भूल गए हैं तो ये समझ लेना कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, बस सिंपल सी बात है। तो जैसे मान लो अगर एक इलिप्टिकल पाथ हम ड्रॉ करते हैं, तो इलिप्टिकल पाथ ड्रॉ किए, जो भी है ये लेंथ A है और ये अगर B है, तो ये क्या हो गया बच्चा, या तो प्लैनेट यहाँ होगा या तो प्लैनेट यहाँ होगा। ये AE,0 है, ये -AE,0 है, तो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, दोनों में से कहीं एक जगह पे होगा, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अब अगर ध्यान से देखोगे कि सपोज करो अगर ये यहाँ पे है ना, तो रियलिटी में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता होता है, ये डिस्टेंस हम जानते हैं, हम ये डिस्टेंस तो जानते हैं ना, ये डिस्टेंस क्या होता है बच्चा, R। प्लैनेट से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चा, R बोलते हैं, यही ना तुम्हारा R होता है भाई। एंड अगर R की बात करोगे इस केस में, तो R क्या हो गया यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे है तो, अगर वो यहाँ पे है तो ये R हो जाएगा, है ना। खैर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या है, सैटेलाइट इस पेरीफेरी पे घूमेगा, सैटेलाइट इस पेरीफेरी पे घूमेगा। अगर वो यहाँ होगा तो ये होगा, अगर ये यहाँ होगा तो ये होगा, अगर ये यहाँ होगा तो ये R होगा, है ना बच्चा। ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं ना, ये क्या है बच्चा, मैं R की बात कर रहा हूं। देखो तो R चेंज कर रहा है, सबसे R मिनिमम क्या है, R मिनिमम क्या है बच्चा, अगर ये A है, ये A है, तो A माइनस A, यानी A इंटू 1 - A। और R मैक्स क्या है बच्चा, A प्लस A, यानी A इंटू 1 + E। प्लैनेट से मैक्सिमम डिस्टेंस ये है, प्लैनेट से मिनिमम डिस्टेंस ये है। इसको पेरिजी एंड अपोजी भी बोलते हैं, है ना। ये जो पॉइंट्स है ना, इनको पेरिजी एंड अपोजी भी बोलते हैं। मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम जो डिस्टेंसेस होते हैं उनको पेरिजी, मतलब इन लोकेशंस को पेरिजी पे है या अपोजी पे है, तो हम समझ जाते हैं कि इधर दे आर एट मिनिमम और मैक्सिमम, है ना बच्चा। तो ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे लिए क्या है, यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि यहाँ पे हम
क्या फोर्स वाला मेथड से चलना ठीक रहेगा क्या? नहीं बच्चा, फोर्स वाला मेथड इज वेरी डिफिकल्ट. व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट? बिकॉज व्हाई इज इट वेरी डिफिकल्ट? व्हाई इज इट वेरी डिफिकल्ट? इट इज बिकॉज कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बोथ आर चेंजिंग रेगुलरली. तो बेटर वे है कि मान लो, अगर मैं मान लूं कि यहां पे उसका वेलोसिटी v1 है, चलो ये 2 पॉइंट की बात करते हैं. यहां पे वेलोसिटी अगर v2 है और अगर मान लो यहां पे वेलोसिटी v है, 3 जगह मैंने बात की है. तो देखो यहां से यहां जाएगा, यहां से मान लो अगर मैं यहां से यहां गया या फिर यहां से यहां गया, तो ये इस जगह के वेलोसिटी को मैंने v1 मान लिया, इस जगह के वेलोसिटी को v2 मान लिया. तो तुम अगर ध्यान से देखो तो यहां से यहां के बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मान लो कि मुझे v1 और v2 निकालना है. क्या निकालना है बच्चा? v1 और v2. इस प्लैनेट का जो मास है उसको मैं mp बोल देता हूं, इसका मास को मास ऑफ सैटेलाइट बोल देता हूं, है ना. और ये जो डिस्टेंस मैं लिख रहा हूं दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है. ये जो r मिनिमम या r मैक्सिमम है, दे आर व्हाट? दे आर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्लैनेट एंड द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट. एम आई क्लियर बच्चों? हाँ बिल्कुल सर. अब अगर ध्यान से देखोगे तो मान लो मुझे v1 एंड v2 निकालना है. मान लो मुझे v1 एंड v2 निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम अगर ध्यान से देखो तो यहां से यहां पार्टिकल गया है, यहां से यहां गया है, यहां से अगर वो यहां गया है तो इस सैटेलाइट पे सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा था और वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है बच्चा? इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स. इट्स अ व्हाट? इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन, एंड कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? कंजर्व. तो यहां की काइनेटिक एनर्जी k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल. ये जो मैं कंसेप्ट लगा रहा हूं, ये मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि तुम्हारे पास एक टूल है, तुम्हारे पास एक टूल है. तो बच्चों ना, मैं आपको ना यहाँ पे क्या बता रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको v1 एंड v2 नहीं निकाल रहा हूं, मैं v1 एंड v2 के साथ साथ आपको एक अप्रोच भी सिखा रहा हूं कि आप ये बात समझ पाइए कि मुझे यहाँ पे कौन कौन से इक्वेशन मैं लगा सकता हूँ. तो यहाँ से यहाँ सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम किया तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट. सो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल. एंड अगर यहाँ पे बात ध्यान से देखोगे तो हाफ m मास ऑफ सैटेलाइट इंटू v1 स्क्वायर माइनस ऑफ g mass of planet mass of satellite by r1 equal to half mass of satellite into v2 square minus of g into mass of planet mass of satellite by r2, है ना. mass of satellite mass of satellite mass of satellite mass of satellite कट गया, है ना. तो यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मेरे पास क्या आया बच्चा? मेरे पास जो आया वो आया v1 स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ जी एम पी r1 इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ जी एम पी बाई r2. तो इस बात को खूब समझने की कोशिश करनी है, इस बात को खूब समझने की कोशिश करनी है ना बच्चों, बहुत ध्यान से. तो एक इक्वेशन आप, यानी एक चीज है कि इन इलिप्टिकल ऑर्बिट वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कभी कभी ना बच्चे एक चीज और यहाँ पे गलती करते हैं. वो गलती क्या है, उस गलती के बारे में बात करते हैं.
वो क्या करते हैं, बोलते हैं सर देखो एक चीज़ समझो आप। हम बोले समझाओ। बोलते देखो सर आप ना थोड़े बेवकूफ़ टाइप के कभी कभी काम करते। बोले हैं क्या बोल रहा है, लेकिन लगते तो हो थोड़ा सा। बोले चलो ठीक है, बेवकूफ़ साबित करो, आई विल बी हैप्पी कि जब तुम मुझे बेवकूफ़ साबित कर दोगे। तो क्या बोलते देखो सर ये ना यहाँ पे ऐसे V1 से जा रहा है और आपको ये R1 पता है ना, तो आप ये क्यों नहीं यहाँ पे V1 स्क्वायर बाई R1, ये एक्सेलरेशन हो गया, इधर जो ये हो गया, ये फोर्स कितना हो गया, ये R1 हो गया, तो इधर की ओर एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, V1 स्क्वायर बाई R1 होगा, और जो फोर्स लगेगा वो लगेगा G इंटू मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट बाई R1 का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से चाहो तो ऐसे लिख सकते हो G इंटू मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट बाई R1 स्क्वायर इक्वल टू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू V1 स्क्वायर बाई R1, है ना। तो यहां से आप चाहो तो ये काट दो, R1 कट गया, V1 तो मस्त डायरेक्ट चिकना टाइप का निकल गया ना, निकाल ही सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं दो तरह से कैंसिल कर सकता हूं। अगर R1 है GMP बाई R1, GMP बाई R के बराबर है, तो पाथ इलिप्टिकल होता या सर्कुलर होता। अभी ना पता है कि अगर ये डिस्टेंस अगर R है, यहाँ पे मैंने R1 लिया है, और अगर स्पीड अगर अंडर रूट GMP बाई R हो जाए और वो टेंजेंट टू द वेलो, अगर और V जो है वो R के टेंजेंट हो जाए, तो V R के टेंजेंट है भी, सॉरी V R के परपेंडिकुलर हो जाए, तो इस केस में ध्यान से देखोगे तो V R के परपेंडिकुलर है भी, V इज परपेंडिकुलर टू R, V इज परपेंडिकुलर, तो पाथ तो सर्कुलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पाथ इलिप्टिकल है, यानी जो निकाले हो वो सही नहीं है। एक बात समझने की जरूरत है बच्चा, कि कभी भी तुमको ये जो दिख रहा है, ये जो कर्वेचर दिख रहा है, और यहाँ पे जो प्लैनेट है, जरूरी नहीं कि इस कर्वेचर का सेंटर, ये यहाँ पे मास ऑफ प्लैनेट है, यहाँ पे प्लैनेट है, जरूरी नहीं इसका सेंटर यहाँ हो सकता है। इस कर्वेचर का सेंटर या तो यहाँ हो जाएगा या तो यहाँ भी हो सकता है ना। तो जो आप ना वो सोच लेते हो कि ये जो है इसका सेंटर ये है, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। V स्क्वायर बाई R में ये ठीक है, इधर वाला एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन ये जो R है V स्क्वायर बाई R1 में R1 क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जरूरी तो नहीं है कि ये जो आर्क है, इस आर्क का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो वो इसी के बराबर। ये किसने आपको बोल दिया? इस आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी के बराबर होगा, ये किसने आपको बोल दिया भाई? हो सकता है इस आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा भी हो जाए, हो सकता है इस आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा भी हो जाए, दोनों चीज पॉसिबल है। Who has said to you? अपने आप को खुद बता दिए ना, देखा नहीं, अच्छा सर, कथा कहीं का याद कर। तुम लोग ना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला करता था, सर्कुलर मोशन में ना सिखाया गया था, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने आना चाहिए, है ना बच्चों? बिल्कुल सर। तो आइए, तो ये एक इक्वेशन हम लगा सकते हैं, तो ये वाला चीज हम नहीं लगा सकते हैं, ये हम नहीं लगा सकते हैं, ये हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं भाई? ये हम इसलिए नहीं लगा सकते हैं, ये हम इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि मेरा जो R1 है, ये जो R1 है, ये इस कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है। क्योंकि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता तो पाथ क्या हो जाता? सर्कुलर हो जाता। पाथ क्या हो जाता बच्चा? सर्कुलर। आओ, तो ये बात तो हो गया। हम थोड़ी सी ना इसको और गहराई में लेके चलते हैं। गहराई में लेके चलते हैं, है ना। ये जो है वो a,0 है, ये जो भी है, और एक
चीज तुम ध्यान से देखो, एक और चीज लगाया जा सकता है, ध्यान से देखो। तो मान लो यहां पे तो मैंने V1 माना था, है ना, यहां पे भी मेरा प्लैनेट है। अगर ध्यान से देखोगे कि अगर मान लो ये यहां है और ये ऐसे आ गया, मान लो ये V है ना, ध्यान से तुम देखो, ध्यान से देखो कि इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऐसे, यहां पे होगा तो ऐसे, यहां पे होगा तो ऐसे, यहां पे होगा तो ऐसे, यहां पे होगा तो, अगर ये सैटेलाइट की तुम बात करते हो तो तुम अगर हमेशा ध्यान से देखोगे तो जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा प्लैनेट के सेंटर की तरफ लग रहा है। तो अगर मैं प्लैनेट पे बैठ जाऊं, अगर मैं प्लैनेट के रिस्पेक्ट में देखूं, प्लैनेट के पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूं, तो अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो मेरा टॉर्क जीरो है। देखो फोर्स ऐसे, मतलब ये आर होगा, ये फोर्स होगा, है ना। फिर ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या होगा, ये आर होगा, और सॉरी, ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा आर होगा और इधर ही तुम्हारा एफ होगा। फिर यहां पे भी ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा एफ होगा और इसी के अलॉन्ग आर होगा। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और आर एंड एफ, अगर आर एंड एफ के बीच का एंगल या तो 0 या 180 हो जाए तो टॉर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अबाउट प्लैनेट टॉर्क इज 0। दैट्स वाई अगर टॉर्क 0 होता है, जैसे अगर एफ नेट 0 होता है तो डेल्टा पी 0 होता है, डेल्टा पी 0 होता है, वैसे टॉर्क 0 हुआ तो डेल्टा एल 0 हुआ। इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, जहां जैसे यहां पे P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल हो सकता है, वैसे यहां पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम होता है। कहने का मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ही टॉर्क ऑन द सैटेलाइट इज गोइंग टू बी 0, टॉर्क ऑन द सैटेलाइट is 0, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। किसका एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क किसका निकाल रहे थे, सैटेलाइट का टॉर्क निकाल रहे थे, सैटेलाइट पे टॉर्क निकाल रहे थे। सैटेलाइट पे टॉर्क अगर 0 है तो सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। इसका मतलब किसी भी 2 पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम लेके तुम बराबर कर सकते हो। अब अगर यहां पे ध्यान से देखो तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या होता है बच्चा, आर क्रॉस पी होता है। क्या होता है बच्चा, आर क्रॉस पी। तो चलो हमें तो V1 V2 निकालना है, तो इसके लिए देखोगे तो ये आर हो गया और ये V हो गया, तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, ये R1 और MV1 है ना, और दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया, तो R क्रॉस MV1 कितना हो गया, R1 मास ऑफ सैटेलाइट इंटू V1 इक्वल्स टू, इस केस में देखोगे तो ये R2 हो गया, ये R2, अरे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट ना, सैटेलाइट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो ना, सॉरी प्लैनेट के अबाउट ना सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, तो जब ये यहां आएगा तो कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, R2 इंटू MV2, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो R1 इंटू तो क्या हो जाएगा R2 इंटू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू V2, मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो गया, यहां से क्या निकला बच्चा, V1 R1 इक्वल टू V2 R2। इस पॉइंट को भी नोट कर लो, एंगुलर
एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट अबाउट planet is always constant, है ना। जैसे मैंने तुम्हें अभी दो जगह लिख के दिखाया, इन दोनों जगहों पे r और v के बीच का एंगल कितना था, 90 था। r क्रॉस mv बाहर की ओर, यहां पे भी r क्रॉस mv बाहर की ओर। अगर मान लो इस केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा ये r हो जाएगा। अगर मान लो एक जनरल जगह पे लोगे तो ये तुम्हारा r वेक्टर हो गया, ये थीटा हो गया। इस केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे l क्या लिखोगे, क्योंकि l क्या होता है, r क्रॉस p। तो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। तो r क्रॉस p कितना होगा, r mv sin थीटा। एंड डायरेक्शन किधर होगा, बाहर। यहां पे भी डायरेक्शन बाहर, यहां पे भी डायरेक्शन बाहर, यहां पे भी डायरेक्शन बाहर, यहां पे भी डायरेक्शन बाहर। हर जगह पे डायरेक्शन जो है वो किधर की ओर है, बाहर की ओर है। किधर की ओर है बच्चा, बाहर की ओर है। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो v1 r1 इक्वल्स टू v2 r2। मुझे r1 r2 तो पता है, मुझे r1 r2 तो पता है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ना मैं यहां से मिटाने वाला हूं ये वाला सब कुछ, है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मान ले मुझे v1 निकालना है। v1 स्क्वायर क्या हो गया बच्चा, v1 स्क्वायर बाई 2 माइनस जी एम पी बाई r1 इक्वल टू v2 को क्या लिख सकते हो बच्चा, v2 को लिख सकते हो v1 स्क्वायर r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर 2r2 स्क्वायर माइनस जी एम पी बाई r2। अब यहां से क्या करोगे, v1 स्क्वायर कॉमन ले लो। v1 स्क्वायर कॉमन हो गया 1 माइनस r1 स्क्वायर बाई 2r2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, जी एम पी कॉमन हो गया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसको कैलकुलेशन कर लो तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा बच्चा, v1 स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, r2 स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर जी एम पी r1 r2 r2 माइनस r1, है ना। यहां से r2 r2 कट गया, v1 स्क्वायर बाई 2 r2 स्क्वायर को क्या लिखते हो, r2 माइनस r1 बाई r2 प्लस r1 बाई r2 इक्वल टू जी मास ऑफ प्लैनेट r2 माइनस r1 बाई r1, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 कट गया, v1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू व्हाट, जी मास ऑफ प्लैनेट बाई r2 बाई r1 इंटू r1 प्लस r2, है ना। अगर तो ध्यान से देखेगा तो r1 प्लस r2, ये r1 है ये r2 है, तो r1 प्लस r2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस ई बाई r1 इंटू 2a एंड r1 कितना बचा, a इंटू 1 माइनस ई। तो यहां से a कट गया, है ना, यहां से 2 कट गया, तो v1 जो आया बच्चा वो आया अंडर रूट जी मास ऑफ प्लैनेट इंटू 1 प्लस ई बाई a इंटू 1 माइनस। अगर मास ऑफ प्लैनेट पता हो, a पता हो और e पता हो तो आप v1 का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप v2 रखोगे तो v2 ये आएगा, v2 आएगा g इंटू मास ऑफ प्लैनेट इंटू 1 माइनस ई बाई a इंटू 1 प्लस ई। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो जितना r छोटा होगा उतना ही v बड़ा होगा।
इस केस में V1 बड़ा होगा, V2 छोटा होगा। क्योंकि देखो यहां पे R1 आ रहा है, ये V1 R1 इक्वल टू V2 R2 में अगर R1 छोटा हो गया तो V1 शुड बी लार्ज, इसीलिए यहां पे 1 प्लस ई की जगह यहां पे क्या आया है 1 माइनस ई। 1 प्लस ई की जगह क्या है बच्चा 1 माइनस ई। तो देखो, तो मैंने ना आप लोगों को क्या समझाया, मैंने आप लोगों को ये बताया कि कैसे आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो। कैसे आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब मैं उस पूरे पाथ में किसी भी दो इंस्टेंस का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, किसी पॉइंट के अबाउट किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। क्या होता है बच्चा, आर क्रॉस पी, है ना बच्चों। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, अगर याद रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद नहीं रखना है, जस्ट इसके लिए, है ना। अगर मान लो कि ये घूम रहा है, अगर ये घूम रहा है, मान लो किसी मोमेंट पे यहां पे है, तो ये तुम्हारा आर हो जाएगा, और ये मान लो इसमें पे वी है, क्या है बच्चा वी। अब ये तुम्हारा आर वेक्टर है ना, तो दोनों के बीच के एंगल को निकालने के लिए तो उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये थीटा हो गया, क्या हो गया बच्चा थीटा। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो फॉर dt टाइम इंटरवल, dt टाइम में v इज कांस्टेंट, ऑल्दो v चेंज कर रहा है, बट dt का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में या dt का कॉन्सेप्ट मैथ्स में इसलिए लाया गया, इसका एक पहलू ये भी है कि कोई क्वांटिटी भले ही वेरिएबल हो, कोई क्वांटिटी भले ही वेरिएबल हो, लेकिन हम dt इंटरवल में उसको कांस्टेंट मान सकते हैं, dt इंटरवल में उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो dt इंटरवल में वो छोटा सा डिस्टेंस चला, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चा vdt, क्या होगा बच्चा vdt। अच्छा ये r है तो इसको भी r माना ही जा सकता है, कितना बड़ा है, छोटा सा है ना। तो रियलिटी में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा कुछ आ रहा है, ये भी r है, ये vdt हो गया। अच्छा बच्चा अगर मैं इस एरिया की बात करूं, इस एरिया की अगर मैं बात करूं, तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो अगर ये R है तो ये भी R है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला। अगर इस परपेंडिकुलर को मैं ध्यान से देखूं तो ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 है ना। क्योंकि ये और ये बराबर है तो ये थीटा तो ये भी थीटा है ना। ध्यान से समझना, रियलिटी में मैं इसको ठीक से बनाता हूं। इसको मैं अच्छे से दिखाता हूं, यहां पे देखो, मुझे इस एरिया की बात करनी है। अगर ये थीटा है तो देखो तो बच्चा ये क्या है ना कि ये और ये 90 हो गया, ये क्या हो गया बच्चा 90, है ना। अच्छा
तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये थीटा है और ये लेंथ क्या है बच्चा, VDS VDT। ये 90 है तो ये भी 90 है। ये तो बहुत छोटा एंगल है तो ये भी क्या अप्रोक्सीमेटली 90 है ना। अरे ये तो बहुत छोटा एंगल है तो ये 90 है तो ये भी 90। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया 90 माइनस थीटा। अरे टोटल तो 180 होगा ना भाई। टोटल अगर एक स्ट्रेट लाइन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये एंगल 180 होगा ना भाई। तो चूंकि ये एंगल बहुत छोटा है तो ये 90 है तो ये भी 90 है। अरे बाबा ये पूरा ट्रायंगल का समेशन कितना होगा, इस पूरे ट्रायंगल का समेशन, ट्रायंगल के एंगल का समेशन ये 90 तो ये 0 है ऑलमोस्ट, तो ये 90 हो गया। तो ये थीटा तो ये कितना हो गया 190 माइनस थीटा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 हो गया, ये VDT है तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, VDT साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चा, VDT साइन थीटा। मतलब अगर मैं यहां से एक वर्टेक्स ऐसे डालूं तो ये इसका लेंथ कितना हो गया, इसका लेंथ आया मेरा, है ना, इसका जो लेंथ आया मेरा वो कितना आया बच्चा, VDT साइन थीटा। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये 90 है तो ये तो बहुत छोटा एंगल है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्योंकि इस एंगल को मैंने थीटा मान रखा है ना, इस एंगल को अगर थीटा मान रखा है तो ये पूरा एंगल तो 180 होगा। इसकी वजह से ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये साइड कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो ये VDT है, अगर इसको x मान लो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई VDT, x इक्वल टू VDT साइन थीटा, है ना। तो अब अगर इसका DA अगर मैं निकालूं तो ये हाफ, ये बेस कितना है, R इंटू VDT साइन थीटा, है ना। अगर मैं इसमें MS से मल्टीप्लाई कर दूं, मास ऑफ सैटेलाइट इंटू R VDT साइन थीटा। ध्यान से देखो तो ये, अगर तुम ध्यान से देखो तो हाफ, इसमें dt इधर ले आओगे तो मास ऑफ सैटेलाइट R इंटू V साइन थीटा। अगर इस जगह पे मैं एंगुलर मोमेंटम लिखता तो R और V के बीच का एंगल, R और V के बीच का एंगल थीटा ही तो था ना भाई। R और V के बीच का एंगल थीटा माना था तो क्या हो जाएगा, R mv साइन थीटा, है ना, मास ऑफ सैटेलाइट इंटू साइन थीटा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। ये पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चा, एंगुलर मोमेंटम। तो dA बाई dt क्या दिखाई दिया तुम्हें, L/2। ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अगर मैं dA को देखूं तो dA इक्वल टू L/2 dt। तो dA बाई dt कांस्टेंट है, मतलब सैटेलाइट जिस रेट से एरिया स्वैप कर रहा है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सैटेलाइट जिस रेट से एरिया स्वैप कर रहा है वो क्या है बच्चा, कांस्टेंट है। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ना एक गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, ऊपर में ms से मल्टीप्लाई किया था तो नीचे भी तो ms से मल्टीप्लाई करना होगा ना भाई, तभी तो ये पूरा का पूरा वैल्यू L, इसलिए तो L/2 ms मास ऑफ सैटेलाइट। तो dA बाई dt देखो, L तुम्हारा कांस्टेंट है पूरे इलिप्टिकल पाथ पे। L का वैल्यू तुमको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि L विल बी कांस्टेंट, L विल बी व्हाट, कांस्टेंट। तो dA बाई dt इक्वल टू L/2 ms
में अगर ध्यान से देखोगे तो रेट ऑफ एरिया स्वैप्ड बाय द सैटेलाइट, रेट ऑफ एरिया स्वैप्ड बाय द सैटेलाइट, या ये बोलो सैटेलाइट की एरियल वेलोसिटी, है ना, मतलब यूनिट टाइम में कितना एरिया स्वैप्ड करेगा, वो क्या आया, कांस्टेंट आया। अब अगर यहां से ध्यान से देखोगे तो dA बाई dt क्या हो जाएगा, dA इक्वल टू हो जाएगा, इस पूरे को एक कांस्टेंट मान लो CDT, t इक्वल टू 0 पे 0 है, किसी भी t पे a हो गया तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू CT। अगर तुम्हारा रेट कांस्टेंट है तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया सैटेलाइट करेगा, यानी इलिप्टिकल केस में, इलिप्टिकल पाथ में ना हमें टाइम का इंफॉर्मेशन किसके थ्रू मिलेगा, एरिया के साथ मिलेगा। टाइम का इंफॉर्मेशन किसके साथ मिलेगा बच्चा, एरिया के साथ मिलेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, है ना, क्वेश्चन क्या है, अगर इसको सुना जाए, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाना चाहता हूं, वही तो तुम देखना चाहते हो। आओ देखें। मान लो ये यहां से यहां गया, ये एक सैटेलाइट है, ए से बी गया, यहां पे प्लैनेट है, ए से बी गया और यहां से सी से डी गया, है ना। यहां से यहां जाने में टाइम लगा t1 और यहां से यहां जाने में टाइम लगा t2। आपको बताना है t1 इक्वल्स टू t2, t1 इज ग्रेटर देन t2, t1 लेस देन t2, T1 is greater than T2, T1 less than T2, none of these। सोचो और बताओ, सोचिए और बनाइए। सोचना क्या है सर, दिख रहा है सर, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, इक्वल डिस्टेंस चला, इसलिए टाइम सेम ही लगेगा। क्या गधो, थोड़ा इज्जत से नाम ले लिया ना, गधा कहीं का, यहां से यहां गया तो क्या स्पीड सेम है, पागल कहीं का, यहां से यहां गया तो स्पीड चेंज कर रहा है, यहां से यहां भी गया स्पीड चेंज कर रहा है। सर बात तो आपने पक्के की है सर। तो देखो देखने का तरीका क्या है, एरिया स्वैप निकालते हैं। देखो ये यहां था, ये यहां था, एरिया कहां पे, प्लैनेट पे ना, तो ये एरिया स्वैप किया। इस केस में देखते हैं तो यहां था, यहां आया, कौन एरिया ज्यादा है, कौन एरिया ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, ये वाला ज्यादा है, इसीलिए T1 इज लेस देन T2। चूंकि एरिया इक्वल टू C इंटू T होता है, तो अगर ज्यादा एरिया होगा तो टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? ओके। और आओ, प्लैनेट यहां पे है, यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, इसमें टाइम लगा T1 और इसमें टाइम लगा T2। अब बताओ T1 इक्वल्स टू T2, T1 लेस देन T2,
T1 greater than T2? None of these. क्या मेरी बात क्लियर हो गई बच्चों? सोचो और बनाओ। सोचो और बनाओ। बड़ा कदा कहीं का ओके आओ। तो एरिया देखते हैं, ये और ये, यही एरिया ना भाई, इतना एरिया स्वैप किया ना। इस केस में देखते हैं, ये और ये एरिया क्या हुआ, देखोगे तो सिमेट्रिकल है, बराबर एरिया स्वैप किया। सो ऑब्वियसली T1 इक्वल्स टू T2, T1 इक्वल्स टू T2। तो सीखने के लिए क्या क्या मिला, एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्या, कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी भी लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा, हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कभी भी लगा सकते हैं। क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम सेम होता है? बिल्कुल नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम प्लैनेट के अबाउट लगाते हैं। जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो कोई पॉइंट फिक्स नहीं होता है, वो एक जस्ट फ्रेम पे होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? इस तरह से हम आगे बढ़ें। फिर हमने ये भी देखा, एरियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज कांस्टेंट, मतलब एरिया स्वैप्ड पर यूनिट टाइम ऑफ द सैटेलाइट इज कांस्टेंट। आज जो मैंने बताया है वो मोर और लेस केपलर्स लॉ के बारे में ही था, लेकिन मैंने उसको एक इंडिपेंडेंट रूप में बताया है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। अभी 1, 2, 3 वीडियो और बनाऊंगा, देता रहूँगा आप लोगों को ग्रेविटेशन के वीडियो। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बच्चा लोग।